चलिए सर, नाउ वी आर स्टार्टिंग रिवीजन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। रिवीजन ऑफ, सबसे पहले इसका जो चार्जिंग सेक्शन है ना, कौन सा चार्जिंग, वो 56 है। और चार्जिंग सेक्शन 56 क्या बोलता है? इफ इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, एंड इट इज नॉट एग्जेम्प्ट, then it will be taxable under the head income from other source. Whatever the expenses deduction allow हो जाएगा अंडर सेक्शन 57। सर अगर हम मेथड ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो एक सेक्शन 145 है, वो खाली पीजीपी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की मेथड ऑफ अकाउंटिंग की बात करता है और बोलता है कि या तो आप कैश फॉलो कर सकते हो या मर्केंटाइल, आपकी मर्जी है, जो भी फॉलो करो रेगुलरली फॉलो किया करो सर, कंसिस्टेंसी के साथ में। अब हम बात करें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बहुत सारी इनकम वैसे तो आती है जो 4 एडमिन या तो सब इधर आ जाता है, बट हम बात करें तो सर कुछ इनकम से डी, डब्ल्यू, रामू, फकीर जी एंड अदर्स। जैसे कि आपका डी फॉर व्हाट, डिविडेंड। अगर डिविडेंड इनकम आपको मिल रहा है, कौन सा इनकम मिल रहा है? डिविडेंड। डिविडेंड चाहे फॉरेन कंपनी से आए, कोऑपरेटिव सोसाइटी से आए या डोमेस्टिक कंपनी से, या फिर डीम डिविडेंड ही क्यों ना हो, डीम डिविडेंड 222 ए बी सी डी ई एफ, सारे के सारे इनकम्स यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फुल्ली क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। कोई भी अगर आपने खर्चा किया है डिविडेंड इनकम रिसीव करने के लिए तो उसका एक्सपेंस अलाउ होने वाला नहीं है। एक बस एक्सपेंस अलाउ होता है, अगर आपने शेयर्स खरीदने के लिए लोन लिया था तो उसके केस में बस खाली उसका डिडक्शन मिलेगा, और वो मैक्सिमम इंटरेस्ट का जो डिडक्शन मिलेगा वो 20% ऑफ डिविडेंड इनकम, 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। ओके, उसके बाद में सर अगर वहां पे कुछ डीम डिविडेंड है 222 ए से लेकर 222 एफ, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। तो सबसे पहले 222 ए में आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट टू शेयर होल्डर्स बाय कंपनी। अगर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को कोई भी असेट इंक्लूडिंग मनी, जब भी असेट बोला जाए तो मनी भी आ जाएगा, इंक्लूडिंग मनी अगर देती है तो वो क्या माना जाएगा? डीम्ड डिविडेंड। दूसरा 222 बी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर्स टू शेयर होल्डर बाय अ कंपनी। अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को या तो क्या दे रही है? बोनस शेयर, बट वो शेयर होल्डर कौन सा वाला है? प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर होल्डर को अगर बोनस शेयर मिला है तो डीम डिविडेंड माना जाने वाला नहीं है, ओनली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वहां पे दिया है बोनस शेयर तो डीम डिविडेंड मानेंगे। यहां तक कि अगर डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक दिया गया है किसी भी शेयर होल्डर को, इक्विटी या प्रेफरेंस, तो वो डीम डिविडेंड हो जाएगा शेयर होल्डर के लिए। फिर आता है 222 सी। 222 सी बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट ऑन कंपनी लिक्विडेशन, ठीक है, टू शेयर होल्डर। अगर कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को वहां पे जो भी पेमेंट करेगा उसमें जो पहला वाला पार्ट है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो उसके लिए क्या हो जाएगा? डीम्ड डिविडेंड। क्या हो जाएगा? उसके बाद वाला पास है उसका शेयर का कंसिडरेशन बेसिकली आ जाएगा, जो कैपिटल गेन के अंदर डिस्कशन वहां पे आपका होता है। 222 डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। जब भी कंपनी अपना शेयर कैपिटल रिडक्शन करती है तो अपने शेयर होल्डर को मनी या कोई भी असेट डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो शेयर होल्डर के लिए डीम डिविडेंड हो जाएगा 222 डी। तो ए फॉर असेट, बी फॉर बोनस शेयर्स टू प्रेफरेंस होल्डर्स और डिबेंचर्स टू शेयर होल्डर। 220 सी, सी मतलब कंपनी लिक्विडेशन पे असेट डिस्ट्रीब्यूशन। डी फॉर डिडक्शन की जगह रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल पे अगर असेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो डीम डिविडेंड होगा। दोस्तों वो डीम डिविडेंड कितना होगा? जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है असेट डिस्ट्रीब्यूट किया उसका वो, और शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विच एवर इज लोअर। ओके, उसके बाद में सर वहां पे आपका आता है पॉइंट कि सर ये जो प्रोविजन 220 ए बी सी डी ये कौन सी कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है? कंपनी चाहे आपका वाइडली हेल्ड कंपनी हो या क्लोजली हेल्ड कंपनी, हर तरह की कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है। Closely held company means a company in which public is substantially not interested, and widely held company means a company in which public is substantially interested। ठीक है, उसके बाद में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डीम डिविडेंड है सेक्शन 222E। 222E बात करता है कि अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है और वो क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जिसका वोटिंग राइट 10% या उससे ज्यादा है, 10% और मोर, उसको लोन्स और एडवांस से दे रही है, ओनली लोन्स और 3 कंडीशन। देयर मस्ट बी ए क्लोजली हेल्ड कंपनी, शेयर होल्डर होल्ड्स 10% और मोर वोटिंग राइट, एंड सच क्लोजली हेल्ड कंपनीज गिविंग व्हाट? लोन्स और एडवांस। या फिर वो क्लोजली हेल्ड कंपनी शेयर होल्डर जिसका 10% मोर वोटिंग राइट उसको ना दे करके किसी अदर पर्सन को दे रही है फॉर द बेनिफिट ऑफ
शेयर होल्डर, फॉर द बेनिफिट ऑफ, या फिर वो क्लोजली हेल्ड कंपनी शेयर होल्डर को ना दे करके, जो 10% मोर वोटिंग राइट उसको ना दे करके किसी कंसर्न को लोन और एडवांस से दे रही है, और उस कंसर्न के अंदर जो शेयर होल्डर है वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर कब होगा? अगर ये कंसर्न कंपनी है तो 20% और मोर वोटिंग राइट रख रहा है, और अगर ये कंपनी नहीं है तो 20% मोर शेयरिंग प्रॉफिट रख रहा है। इन तीनों केसेस में शेयर होल्डर के हाथ में डीम डिविडेंड हो जाएगा जो भी अमाउंट ऑफ लोन्स और एडवांसेस है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विच एवर इज लोअर, विच एवर इज, ये डीम डिविडेंड हो जाएगा। बट कुछ चीजें जो ध्यान रखने वाली बात है कि सर अगर वहां पे आपका अगर वाइडली हेल्ड कंपनी लोन्स और एडवांसेस दे रही है तो डीम डिविडेंड होने वाला नहीं है, सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी दे रही है तभी आएगा, ये चीज ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद में सर वहां पे अगर ये क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन्स और एडवांसेस दे रही है, जैसे कि इस क्लोजली हेल्ड कंपनी का बिजनेस ही मनी लेंडिंग है और वो अपने शेयर होल्डर को लोन दे रही है उसका घर बनाने के लिए या किसी और काम के लिए, डीम डिविडेंड माना जाने वाला नहीं है, सेक्शन 222E अप्लाई नहीं होता है। या फिर वो जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है वहां पे बेसिकली अपने किसी सप्लायर को एडवांस देती है और शेयर होल्डर भी एक सप्लायर है, तो ये भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन्स और एडवांस माना जाएगा, ये भी डीम डिविडेंड माना जाने वाला नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि जब कभी भी क्लोजली हेल्ड कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, लोन दिया, लोन्स और एडवांसेस दिया, और फिर बाद में जब वो पहली बार जब लोन्स और एडवांस दी तब तो वो क्या मान लिया गया? डीम्ड डिविडेंड। क्या मान लिया गया? अब कंपनी रियल में डिविडेंड दे रही है, तो जब कंपनी रियल में डिविडेंड देगी तो पहले जो लोन्स और एडवांसेस दिया गया जिसको डीम डिविडेंड माना गया था उसको अभी क्या करेंगे? सेट ऑफ। क्या करेंगे? सेट ऑफ। और दूसरा, अगर वहां पे क्वेश्चन बोलता है कि नहीं सर शेयर होल्डर ने तो लोन्स और एडवांसेस दिए थे, वापस क्या कर दिया था? रिटर्न कर दिया था, रीपे कर दिया था, या नॉर्मल मार्केट के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया था, ऐसा किसी भी झांसे में आने का नहीं। अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, लोन्स और एडवांसेस देती है, और वहां पे शेयर होल्डर 10% मोर वोटिंग राइट है, तो भले चाहे वो रीपे करे या मार्केट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट वहां पे आपका वो चार्ज करे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो डीम डिविडेंड था, डीम डिविडेंड है और डीम डिविडेंड रहेगा। ठीक है, एक चीज ये आती है कि वहां पे अगर ग्रुप एंटिटीज के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है जिसमें से एक जो एंटिटी है वो फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस यूनिट है, ठीक है, और जो पेरेंट बेसिकली जो एंटिटी या जो प्रिंसिपल एंटिटी है वो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में, तो 220E का वहां पे एप्लीकेबल आने वाला नहीं है। फिर एक सर आता है 222F। 222F डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F। अगर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बायबैक के टाइम पे, बायबैक ऑफ शेयर्स करते टाइम कंसिडरेशन देती, तो जो भी कंसिडरेशन वो कंपनी अपने शेयर होल्डर को दे रही है वो पूरा का पूरा शेयर होल्डर के लिए क्या माना जाएगा? डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F। 222। तो ये सर वहां पे आपका आता है डीम्ड डिविडेंड। क्या आता है सर? तो सारे डिविडेंड आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। डिडक्शन के नाम पे खाली इंटरेस्ट का मिलता है, वो भी 20% डिविडेंड। दूसरा सर विनिंग्स इनकम। विनिंग्स इनकम अगर हो रही है, फिर वो विनिंग चाहे आपका किसी से भी हो, वो विनिंग्स आपका हॉर्स रेसेस से हो सकता है, रेसेस से हो सकता है, कार्ड गेम, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग, गैम्बलिंग और किसी भी तरह गेम, इवन लॉटरी से हो रहा हो, टीवी गेम शो से हो रहा हो, या फिर ऑनलाइन गेमिंग से भी अगर विनिंग्स हो रहा है, तो ये सारा का सारा विनिंग्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। सर सीधी सी बात है, फ्लैट रेट ऑफ टैक्स 30% लगने वाला है, कोई भी एक्सपेंस का डिडक्शन अलाउ होने वाला नहीं है, कोई भी लॉस का सेटअप होने वाला नहीं है, कोई चैप्टर 6 डिडक्शन इस इनकम के सामने मिलने वाला नहीं है, बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट भी इस इनकम के सामने मिलने वाला नहीं है, और 87A का रिबेट जो है खाली ऑप्शनल रिजीम में मिल सकता है 12,500 मैक्सिमम, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो, इंडिविजुअल रेसिडेंट टोटल इनकम 5 लाख तक होगा तो, बट डिफॉल्ट रिजीम के अंदर 87 का रिबेट भी मिलने वाला नहीं है। अगर बात करें, अगर आपको विनिंग्स इनकम नेट ऑफ टीडीएस दे रखा है, तो जो भी नेट ऑफ टीडीएस विनिंग्स होगा उस विनिंग्स को आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 70 इंटू कितना 100 करोगे तब विनिंग्स इनकम आएगा। किसी तरह कोई खर्चा वर्चा माइनस करने को मिलता नहीं है। उसके बाद में आता है सर वहां पे R3 DW रामू। तो सर वहां पे R3 में आता है कि अगर किसी तरह का कोई भी रेंट आ रहा है फ्रॉम एनी अदर असेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा अगर सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी या एनी अदर प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, या कंपोजिट रेंट आ रहा है जहां पे हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर असेट या अदर अमेनिटीज का रेंट है और रेंट बाइफरकेटेड नहीं है और टेंडर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था हाउस प्रॉपर्टी विदाउट अदर असेट, तो पूरा रेंट आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा, अगर वो क्या नहीं है? बिजनेस नहीं है। बिजनेस
और जो भी आप खर्चा कर रहे हो सारा खर्चा आपका माइनस करने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सेक्शन 57 के अंदर। फिर एग्रीकल्चर इनकम सर आता है, एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया से तो वो एग्जेम्प्ट होता है 10(1) के अंदर, और अगर आउटसाइड इंडिया से है तो वो आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, जो भी खर्चा करोगे माइनस करने को मिलेगा। फिर M3 आता है मनी रिसीव बाय MP MLA MLC। अगर MP MLC को सैलरी मिल रहा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बट उनको जो डेली या कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस मिल रहे हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं 10(17) के अंदर, और इनका डिडक्शन ये एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाला अगर वो डिफॉल्ट रिजीम फॉलो कर रहा है। फिर इनकम ऑफ माइनर की बात करें तो क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर उसका डिटेल डिस्कशन है, बट अगर माइनर का इनकम पेरेंट्स की इनकम में क्लब हो रहा है तो सर वहां पे उस पेरेंट को 1032 के अंदर एग्जाम्पशन मिलेगा 1500 पर चाइल्ड। सर मैक्सिमम है 1500 रुपए पर चाइल्ड, पर मंथ नहीं है, पर चाइल्ड, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे कोई लिमिट नहीं है। और अगर वहां पे आप डिफॉल्ट रिजीम फॉलो करो तो ये वाला एग्जाम्पशन मिलने वाला नहीं है। फिर अगर इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स है उसके ऊपर कोई इनकम आ रहा है, या फिर इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई आ रहा है, तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। सर डिडक्शन कोई मिलता नहीं है, बस ये की चीज है कि अगर वो यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आपने लोन लिया था तो इंटरेस्ट का डिडक्शन सेक्शन 57 में मिल जाएगा, वो भी मैक्सिमम था 20% और जो इनकम रिसीव हुआ है उतना। उसके बाद में सर नेक्स्ट वहां पे आपका आता है फैमिली पेंशन। व्हाट अगर एक एम्प्लॉय की डेथ के बाद में उसकी फैमिली को जो पेंशन मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा, और उसके सामने स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 57 में मैक्सिमम 15,000 रुपए, 1/3 ऑफ पेंशन विचएवर इज लोअर अगर ऑप्शनल रिजीम है, और अगर डिफॉल्ट रिजीम है तो 1/3 ऑफ पेंशन और 25,000 विचएवर इज लोअर। डिफॉल्ट रिजीम में 25,000 मैक्सिमम, ऑप्शनल रिजीम में 15,000 मैक्सिमम है, ठीक है, 1/3 ऑफ पेंशन विचएवर इज लोअर। अगर अवार्ड्स मिल रहे हैं, अगर अवार्ड्स गवर्नमेंट से मिल रहा है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1017A इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजीम, कोई भी रिजीम हो, और किसी और से मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर कोई मैच्योरिटी अमाउंट आ रहा है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई मैच्योरिटी अमाउंट आ रहा है, तो अगर सर देखो जब कभी भी कोई भी कंपनी अपने कीमैन के नाम से पॉलिसी निकालेगा तो इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करेगा, और वो पेमेंट उसके लिए बिजनेस का खर्चा है और उसको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 37(1). कहां पे, पीजीपी मिलेगा इस कंपनी को जो कीमैन के लिए कीमैन के नाम से निकाला है। अब जब मैच्योरिटी का पैसा आएगा तो उस कंपनी को जो पैसा मिलने वाला है वो उसके लिए बिजनेस इनकम, पीजीपी इनकम हो जाएगा सेक्शन 28 के अंदर। और जो कीमैन को पैसा मिल रहा है, और कीमैन अगर एम्प्लॉई था इस कंपनी का तो उस केस में वहां पे उस एम्प्लॉय के लिए कहां पे जाएगा, कीमैन के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी। बट कीमैन एम्प्लॉय नहीं था, कीमैन का बिजनेस रिलेशन था, तो उस केस में कहा जाएगा पीजीपी, जो कीमैन को पैसा मिल रहा है। अदरवाइज कहा जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, या फैमिली को मिल रहा है तो भी कहा जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर उसके बाद में लाइफ इंश्योरेंस का मैच्योरिटी अमाउंट आता है, और वो 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं है। अगर 1010D में एग्जेम्प्ट है तो बात खत्म हो जाती है, बट 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं है, वो कीमैन का पैसा नहीं है, वो यूलिप का पैसा नहीं है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी इनकम, गिफ्ट के ऊपर बात करेंगे हम लोग, और अदर इनकम बात करेंगे, और जहां जहां रेस्पेक्टिव सेक्शन 57 का डिडक्शन देने के बाद में आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम व्हाट, चलो सर उसके बाद में सर वहां पे आपका आता है इंटरेस्ट इनकम। अगर इंटरेस्ट मिल रहा है गणपत पी के आरसी, कहां से मिल रहा है, गणपत पी के आरसी, तो क्या हो जाएगा, एग्जेक्ट। सर सबसे पहले जीवन में क्या आता है, जीवन में आता है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 1999 विच इज एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1050। फिर G2 में क्या आता है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट अंडर गोल्ड मोटा स्कीम 2015, उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1050। फिर N आता है नेशनल प्लान सर्टिफिकेट, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1050। फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1011, ठीक है। फिर T फॉर ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1050। फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, पोस्टबा का जो ब्याज होता है एग्जेम्प्ट होता है 1050, बट पूरा नहीं, मैक्सिमम कितना 3500। बट अगर ज्वाइंट अकाउंट तो उस केस में कितना हो जाएगा, 7000। फिर K फॉर कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन बॉन्ड, जो उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1050। तो R फॉर आरबीआई रिलीफ बॉन्ड है तो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1050। फिर C फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है तो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1050। और S क्या, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, वो इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा 1011A। फिर बाद में रॉयल्टी इनकम अगर मिल रहा है, और वो रॉयल्टी इनकम बेसिकली कॉपीराइट पे, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम एक्सेट्रा एक्सेट्रा पे है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी आ सकता है और पीजीबीपी में भी जा सकता है।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एज वेल एज व्हाट, पीजीबीपी। और जो भी खर्चा होगा उसका अगर अदर सोर्स में आ रहा है सेक्शन 57 में डिडक्शन क्या हो जाएगा, अलाउ। बट यहाँ पे एक ऑप्शनल एक वहां पे टैक्स बेसिकली रेट है कि अगर सर असेसी चाहे और कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो सेक्शन 115 बी है, बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा। मैं रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट जो है, ओनली रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट, उसके हिसाब से टैक्स भी पे कर सकता है। तो सर यहाँ पे 4 कंडीशन है। पहला, रॉयल्टी इनकम सिर्फ किससे होना चाहिए, पेटेंट, और वो पेटेंट मस्ट बी डेवलप एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया। दूसरा, रेसिडेंट असेसी होना चाहिए। तीसरा, वो फर्स्ट एंड ट्रू इन्वेंटर होना चाहिए। चौथा, उस पेटेंटी का या असेसी का नाम एज अ पेटेंटी रजिस्ट्रार और पेटेंट के रजिस्टर में लिखा होना चाहिए। और फिर उसको जो रॉयल्टी इनकम आ रहा है विदाउट एनी डिडक्शन, विदाउट एनी कोई भी एक्सपेंस माइनस किए बिना, सीधा 10% की रेट से क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। बराबर है सर, ओके। और ये ऑप्शन है, अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो अगले 5 साल तक उसको 115 बीबीएफ के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। फिर आता है सर सेक्शन 56(2)(10) गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट। सर सेक्शन 56(2)(10) गिफ्ट बोलने के लिए अच्छा लगता है, बट द पॉइंट इज रिसीव विदाउट कंसिडरेशन, रिसीव फॉर इनएडिक्वेट कंसिडर, रिसीव विदाउट कंसिडरेशन फॉर इनएडिक्वेट कंसिडर। तो 56(2)(10) में टैक्सेबिलिटी आ जाएगा। बट अगर जो एम्प्लॉयर से मिल रहा है गिफ्ट या फिर क्लाइंट कस्टमर से मिल रहा है, तो वो तो एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो इनकम फ्रॉम सैलरी, क्लाइंट कस्टमर से मिल रहा है तो कहा जाएगा पीजीबीपी। इवन ऑन द केस ऑफ वेडिंग भी अगर एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो उस केस में वो इनकम फ्रॉम सैलरी में ही जाएगा, अदर सोर्स में आने वाला नहीं है। तो सर यहाँ पे गिफ्ट की बात करें, अगर गिफ्ट आपको मिला है कहां से, मृत दूल्हा, कोविड-19 में मृत दूल्हा, कोविड-19 में, तो फुल्ली क्या होता है, एग्जैक्ट, फुल्ली क्या होता है। तो क्या है सर कोविड-19 मृत दूल्हा, सबसे पहले है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, मैरिज एनिवर्सरी नहीं, मैरिज के टाइम पे मिलता है। आर, रिसीव फ्रॉम रिलेटेड। आई, इन केस ऑफ इनहेरिटेंस। T1, रिसीव फ्रॉम ट्रस्ट। T2, रिसीव बाय ट्रस्ट। सर डी, इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ। फिर H1, होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी, सब्सिडी टू होल्डिंग। फिर H2, फ्रॉम हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन। U क्या है सर, फ्रॉम यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। LA क्या है, फ्रॉम लोकल अथॉरिटी। और अदर पॉइंट्स में आता है कोविड-19 से रिलेटेड अगर कोई डिजीज का कोई इंडिविजुअल ट्रीटमेंट करवा रहा है, खुद का या अपनी फैमिली मेंबर का, और उस इंडिविजुअल को पैसा मिला है, फुल्ली एग्जैक्ट। या फिर कोविड-19 से रिलेटेड किसी डिजीज की वजह से अगर डेथ हो गया है किसी पर्सन का और उसके फैमिली मेंबर को पैसा मिल रहा है एम्प्लॉयर से, फुल्ली एग्जैम्प्ट, कोई लिमिट नहीं है। और अगर किसी और पर्सन या पर्सन से उसकी फैमिली को पैसा मिल रहा है तो एग्जैम्प्ट होगा, बट लिमिट वहां पे कितना है, 10 लाख, अप टू 10 लाख, अप टू व्हाट 10 लाख। बट सर कंडीशन ये है कि सर कोविड-19 का बेसिकली वहां पे उससे रिलेटेड डिजीज की वजह से डेथ होना चाहिए। और सर दूसरा सर आता है कि उसको जो पैसा मिला रिसीव विद इन कितना, 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ। और तीसरा सर उसका 6 महीने में डेथ होना चाहिए कोविड-19 का पॉजिटिव होने के बाद में। ओके, तो कोविड-19 मृत दूल्हा अगर गिफ्ट मिला तो फुल्ली क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। बट अगर बाकी अगर अदर्स से गिफ्ट मिले तो वो टैक्सेबल हो सकते हैं। जैसे कि सर आता है सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी में क्या आता है, कैश आता है, चेक आता है, डिमांड ड्राफ्ट आता है, एफडी भी आता है, ईसीएस भी आता है, जिसमें आईएमपीएस, आरटीजीएस है ना, ये सारे के सारे एनईएफटी वगैरह आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट का सब आ जाएगा। अगर वहां पे एग्रीगेट सम ऑफ मनी पूरे साल में एग्रीगेट सम ऑफ मनी रिसीव कितना हुआ, अप टू ₹50,000, फुल्ली एग्जैक्ट। बट अगर पूरे साल में एग्रीगेट सम ऑफ मनी रिसीव हुआ है 50,000 से ज्यादा, फुल्ली टैक्सेबल। फिर उसके बाद में आता है मूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, मूवेबल। तो मूवेबल प्रॉपर्टी अगर रिसीव हुआ है तो मूवेबल प्रॉपर्टी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अगर रिसीव बिफोर 1 अक्टूबर 2009 तो वो आपका टैक्सेबल नहीं होता था। बट अगर 1 अक्टूबर 2009 के बाद में रिसीव हो रहा तो वो टैक्सेबल होगा। बट अपने को तो करंट ईयर का देखने का है। तो सर करंट ईयर की बात करें मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है, डीजे पे सब नाचेंगे, डी फॉर ड्रॉइंग। फिर आपका ये ध्यान नहीं रखना, जे फॉर ज्वेलरी, पी फॉर पेंटिंग्स, S1 फॉर शेयर्स एंड सिक्योरिटी, S2 फॉर स्कल्पचर्स एंड स्टैच्यूज, A1 फॉर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, A2 फॉर एनी अदर वर्क ऑफ, एंड B इज फॉर बुलियन। अगर ये मिला है तो बस यही लेना है सर, कार, आईपैड, आईफोन, वॉच, ये सब कंसिडर करना नहीं है। ये सब मिलता है तो टैक्सेबल होने वाला नहीं है, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आता नहीं है। ठीक है, एक और चीज, अगर किसी को मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है और जिसको मिल रहा है उसके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है, क्या है, क्या है, तो उसके लिए टैक्सेबल होने वाला नहीं है, क्योंकि सर वो ऑलरेडी पीजीपी में टैक्सेबल हो जाएगा, अदर सोर्स में अलग से करने की जरूरत
नहीं है। ओके, लेकिन अगर उसके लिए जिसको मिल रहा है उसको कैपिटल असेट है, कैपिटल असेट है, तो उस केस में सर वहां पे आपको 56(2)(10) का एप्लीकेबिलिटी देखना पड़ेगा। सिमिलरली इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड, बिल्डिंग और बोथ आता है, बट अगेन जिसको मिल रहा है उसके लिए क्या होना चाहिए, कैपिटल असेट। उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। चलो उसके बाद में सर आपका मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हम लोग, तो मूवेबल प्रॉपर्टी अगर मिला है और वो विदाउट कंसिडरेशन मिला है, विदाउट कंसिडरेशन, तो सर वहां पे आपका एग्रीगेट एफएमवी ऑफ असेट रिसीव अप टू कितना, 50,000। तो सर एग्रीगेट सारे असेट का टोटल करके, सारे असेट का टोटल करके अप टू कितना है, 50,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फेयर मार्केट वैल्यू, फुल्ली क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट। बट अगर एग्रीगेट वहां पे एफएमवी जो है ना वो टोटल करने के बाद में 50,000 से ज्यादा है, मोर देन 50,000, तो फुल्ली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। बट अगर आपको मान लो आपने खरीदा है उसको, सर वहां पे बेसिकली आपको एकदम गिफ्ट में नहीं मिला है, फ्री में नहीं मिला है, खरीदा है आपने विद द इनएडिक्वेट कंसिडरेशन फॉर इनएडिक्वेट। तो सबसे पहले तो आप इनएडिक्वेसी निकालोगे, हर असेट का अलग अलग इनएडिक्वेसी निकालोगे और उन सबका टोटल करोगे। तो कैसे निकालोगे एग्रीगेट इनएडिक्वेसी, जितनी भी अलग अलग असेट मिली है उनका एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू लो और सबका एग्रीगेट कंसिडरेशन उसमें से माइनस कर दो, तो वो एग्रीगेट इनएडिक्वेसी आ जाएगा। अगर वो एग्रीगेट इनएडिक्वेसी कितना है, अप टू ₹50,000, फुल्ली क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट। और एग्रीगेट इनएडिक्वेसी मोर देन कितना है, 50,000, फुल्ली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है, एग्जांपल से सर समझते हैं यहाँ पे कि सर ये देखो अलग अलग असेट फ्री में मिला है और सारी की सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज है, तो इन सबका फेयर मार्केट वैल्यू का टोटल करके देखोगे, अगर ये 50,000 तक था अप टू 50,000 तब तक फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता, बट 50,000 से ज्यादा है तो आपका फुल्ली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और अगर इनएडिक्वेट के लिए मिला है तो आप सारी जो मूवेबल प्रॉपर्टीज है उन सबका पहले तो आप इनएडिक्वेसी निकालो, कैसे, एफएमवी माइनस कंसिडरेशन। बट देखो अगर वहां पे कोई असेट है जो आपने ज्यादा में खरीदा तो इनएडिक्वेसी है ही नहीं है, उसको कंसिडर करने का नहीं। या कोई ऐसा असेट है जो मूवेबल प्रॉपर्टी डेफिनेशन में आता नहीं है तो उसको भी कंसिडर करने का नहीं। बाकी सारी का आप देखोगे वहां पे और उनका इनएडिक्वेसी का टोटल करोगे, अप टू 50,000 है तो फुल्ली क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट। बट 50,000 से ज्यादा है तो पूरा इनएडिक्वेसी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। उसके बाद में आता है सर वहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड, बिल्डिंग बोथ, अगेन ये भी 1 अक्टूबर 2009 है, उसके बाद में मिला है तो टैक्सेबल होगा, उसके पहले टैक्सेबल होता नहीं था। तो विदाउट कंसिडरेशन अगर मिला है और विदाउट कंसिडरेशन मिला है तो हर प्रॉपर्टी का अलग अलग देखोगे। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज अप टू 50,000 फुल्ली एग्जैक्ट, बट 50,000 से ज्यादा है हर प्रॉपर्टी का अलग, जिस प्रॉपर्टी का 50,000 से ज्यादा है वो वाला प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फुल्ली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। बट अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए मिला है तो यहां पे सर आप पहले तो इनएडिक्वेसी निकालो, कैसे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और भी हर प्रॉपर्टी का अलग अलग, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस व्हाट, कंसीडरेशन पे। अब यहाँ पे जो टॉलरेंस अमाउंट है सीधा 50,000 नहीं है, आपको दो चीजों कंपेयर करना है, 50,000 और 10% ऑफ कंसीडरेशन, व्हिचएवर इज हायर। अगर आपका ये वाला स्टेप से ज्यादा अप टू है, मान लो फर्स्ट स्टेप है वो सेकंड स्टेप के अप टू है, तो इन दैट केस फुल्ली क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट। बट फर्स्ट वाला स्टेप 2 से क्या है, ज्यादा, तो फुल्ली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। सर इसके एग्जांपल से समझते हैं कि सर यहाँ पे मिस्टर एआरपी जो है ना, 2 रेसिडेंशियल हाउस खरीदे 100 लाख ईच के, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हाउस 1 का 105, हाउस 2 का 112। तो इन दैट केस दोनों हाउस का अलग अलग करोगे। सबसे पहले वहां पे आप क्या करोगे, इनएडिक्वेसी निकालोगे, कैसे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसीडरेशन, ये 5 लाख का आपका क्या आ गया, इनएडिक्वेसी। फिर स्टेप 2 में क्या करो, 50,000 और 10% ऑफ कंसीडरेशन, 10 लाख, विच एवर इज हायर, 10 लाख आ गया। तो यहाँ पे आपका इनएडिक्वेसी ना टॉलरेंस अमाउंट क्या है ना, जितना है टॉलरेंस अमाउंट से कम है, तो इस केस में फुल्ली क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट, कुछ भी टैक्सेबल होने वाला नहीं है। बट अगर हाउस 2 में देखोगे स्टैम्प ड्यूटी वाले 112 लाख है, कंसीडरेशन 100 लाख है, 12 लाख का इनएडिक्वेसी हो गया, और स्टेप 2 के अंदर 50,000 और 10% ऑफ व्हाट, 100 लाख, 10 लाख, जो विच एवर इज हायर 10 लाख हो गया। तो सर इनएडिक्वेसी इज मोर देन टॉलरेंस अमाउंट, मोर देन व्हाट, द एंटायर इनएडिक्वेसी, पूरा का पूरा 12 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या हो जाएगा सर, टैक्स। तो इस तरीके से वहां पे आपको गिफ्ट को डिस्कस करने का है। ओके सर, यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखने का गिफ्ट से रिलेटेड कि सर रिलेटिव में कौन कौन आता है। तो रिलेटिव में अगर एचयूएफ की बात करें तो जो भी एचयूएफ का मेंबर है वो एचयूएफ का रिलेटिव है। तो अगर एचयूएफ को अपने मेंबर से गिफ्ट मिला फुल्ली एग्जेम, और मेंबर को एचयूएफ से गिफ्ट मिला फुल्ली एग्जेम। लेकिन अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल के रिलेटिव कौन होते हैं, इंडिविजुअल के रिलेटिव होते हैं उसकी स्पाउस, सर उसके लीनियंट डिसेंडेंट एंड उसके स्पाउस, सर उस इंडिविजुअल के ब्रदर सिस्टर एंड उनके स्पाउस, उस इंडिविजुअल की स्पाउस के ब्रदर सिस्टर एंड उसके स्पाउस, उस इंडिविजुअल के पेरेंट्स,
उस इंडिविजुअल की स्पाउस के पेरेंट्स, उस इंडिविजुअल के पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर एंड उनके स्पाउस, और उस इंडिविजुअल के लीनियर असेंडेंट्स, उस इंडिविजुअल की स्पाउस के लीनियर असेंडेंट। कौन नहीं आता है? उस इंडिविजुअल की स्पाउस के जो पेरेंट्स है ना, उसके ब्रदर सिस्टर उनके स्पाउस आने वाले नहीं है। ओके, ये रिलेटिव होते हैं, मतलब इनसे अगर गिफ्ट मिलेगा इस इंडिविजुअल को फुल्ली क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। इनके अलावा मिलेगा तो 50,000 का लिमिट देखना पड़ेगा। ओके सर, इसके बाद में सर वहां पे आपका आता है कि भाई एम्प्लॉयर से कभी भी गिफ्ट मिले, चाहे वो मैरिज पे मिले या कैसे मिले, वो ऑलवेज इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू की अगर बात करें हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपको हमेशा कौन सा लेना? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डेट ऑफ व्हाट? रजिस्ट्रेशन। बट 3 कंडीशन अगर एक साथ में सेटिस्फाई होती है तो डेट ऑफ अग्रीमेंट का ले सकते हो, जो कि जनरली कम होगा। सर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आप डेट ऑफ अग्रीमेंट कब ले सकते हो? कि एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ कंसिडरेशन पेड, वो कितना भी, 1 रुपया भी हो सकता है, 1000 रुपया भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। दूसरा, कब तक पे किया? ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की डेट तक पे किया है। और कैसे पे किया? अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ईसीएस से पे किया है। बोलिए सर। फिर अदर इनकम कुछ है, अदर इनकम की बात करें तो सर अदर इनकम में जो भी आपका कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है लैंड का, तो उसके जो कंपल्शन वो तो टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन में, एनहांस कंपल्सन टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन में। बट अगर उस कॉम्पनसेशन या एनहांस कंपल्सन जो कि कंपल्सरी एक्विजिशन की वजह से मिल रहा था, उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट, तो ऑलवेज रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अक्रूवल बेसिस नहीं, रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कोई एक्सपेंस का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके सामने सीधा 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। दूसरा, अगर वहां पे कोई एडवांस मनी फॉरफिट किया है, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो नेगोशिएशन फेल हो गए, उसके वजह से एडवांस मनी फॉरफिट किया, और वो फॉरफिट किया ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगा, उसके पहले वाला कैपिटल गेन में आता है। फिर अगर किसी डायरेक्टर को जो कि कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, उसको कोई फीस रेम्युनरेशन मिल रहा है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। अगर कोई एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, हॉर्स रेसेस नहीं, एक्टिविटी ओनिंग मेंटेनिंग रेस हॉर्स, तो वो आपका नॉर्मल इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। सारे खर्चे वर्चे माइनस करने को मिलेंगे। उसके बाद में आपका कोई भी ऐसा इनकम जो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होता और जो एग्जाम नहीं है, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की, तो लाइफ इंश्योरेंस का मैच्योरिटी अमाउंट आ रहा है, लाइफ इंश्योरेंस का मैच्योरिटी अमाउंट आ रहा है जो 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं है, वो कीमैन का मैच्योरिटी नहीं है और यूलिप वाला भी नहीं है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। कैसे? जो भी मैच्योरिटी अमाउंट मिला उसमें से आज तक जितना भी प्रीमियम पे किया वो सारा माइनस करोगे तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। फिर अगर कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर इफेक्ट, जिसकी वजह से बेसिकली सब्सटेंशियल लॉस ऑफ लाइफ या ह्यूमन सफरिंग हुआ है, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है, या डैमेज और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट हुआ है, तो वो पूरा कॉम्पनसेशन 1010BC में क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। एजुकेशनल स्कॉलरशिप भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 1016। फिर उसके बाद में खर्चों की बात करते हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिडक्शन कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। तो सर यहाँ पे जो भी आपका बेसिकली खर्चा किया है आपने, जो इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो रहा है, जैसे रेंट वगैरह कोई आ रहा है, तो उसके सामने जो भी खर्चा है, चाहे वो डिडक्शन हो, बेसिकली डिडक्शन फॉर रिपेयर्स हो, इंश्योरेंस हो, डेप्रीसिएशन हो, सैलरी हो ऑन प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा, अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो रहा है तो माइनस कर सकते हो। ओके, उसके बाद में आपने जो भी एक्सपेंस किया है, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स की जो इनकम है उसके लिए पूरा अलाउ हो जाएगा, इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन एंड एवरीथिंग, सैलरी एंड ऑल। कोई भी एक्सपेंस बेसिकली जो रॉयल्टी इनकम अर्न करने के लिए कर रहे हो वो पूरा अलाउ हो जाएगा। अगर कोई आपने रेंट पे किया है हाउस प्रॉपर्टी के सामने या फिर किसी और के सामने जहां पे सबलेटिंग का जो इनकम है, या आपका कोई भी अदर असेट को सबलेटिंग करने से इनकम आ रहा है, वो हाउस अदर सोर्स में टैक्सेबल हो रहा है। अगर हम बात करें फैमिली पेंशन, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जो भी 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और ऑप्शनल रिजीव में 15,000 विच एवर इज लोअर, और डिफॉल्ट रिजीव में 25,000 विच एवर इज लोअर। अगर हम बात करें कि जो इंटरेस्ट मिला है एनहांस कंपनसेशन या कॉम्पनसेशन, उसी केस में 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है और कोई एक्सपेंस नहीं मिलता है। डिविडेंड के केस में या यूनिट्स ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड के केस में 20% का मैक्सिमम डिडक्शन है, वो भी इनकम का, और कोई खर्चा अलाउ होता नहीं है। और कोई भी ऐसी इनकम जो अदर सोर्स में फुल्ली टैक्सेबल होती है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम फॉरेन वाला, उसके सामने जो भी खर्चा होगा वो अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है, उसके सामने कोई खर्चा अलाउ होने वाला नहीं है, पार्टली एग्जेम्प्ट, उसके सामने खर्चा अलाउ होने वाला, अगर वो फुल्ली टैक्सेबल है तभी अलाउ होगा। लेकिन
कुछ ऐसे एक्सपेंस है जिनका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, जैसे कि विनिंग्स के सामने किसी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता, रॉयल्टी अगर 115 बीबीएम में टैक्सेबल होता है खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता, अगर डिविडेंड आता है डोमेस्टिक कंपनी से तो उसके सामने कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता, वो 20% को छोड़ करके, कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन मिलता नहीं है, कोई इंटरेस्ट या सैलरी अगर आउटसाइड इंडिया पे किया है विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स तो 100% डिसअलाउ हो जाएगा। अगर इंडिया में आपने कोई पेमेंट किया है रेसिडेंट को तो 30 विदाउट टीडीएस तो 30% एक्सपेंस तो डिसअलाउ हो जाएगा, ओनली 70% वहां पे आपका अलाउ होगा। और अगर आपने पेमेंट किया सिंगल पर्सन सिंगल डे एक्सीडिंग ₹10,000 अदरवाइज देन अकाउंट पे अकाउंट पे ड्राफ्ट ईसीएस तो वो भी आपका वहां पे क्या हो जाएगा, पूरा अमाउंट डिसअलाउ। पीजीईपी के अंदर जो भी आपके जो डिसअलाउज है ना, सेक्शन 48 टू 48(3) वो वाले सारे अप्लाई हो जाएंगे, 40 स्मॉल ए वाले, ठीक है। फिर सेक्शन 59 बात करता है डीम्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कि पहले आपने अदर सोर्सेज में पिछले किसी साल में कोई एक्सपेंस का डिडक्शन लिया था, अदर सोर्स में कोई एक्सपेंस का डिडक्शन लिया था और करंट ईयर में वहां पे वही पैसा फिर से रिकवर हो रहा है, तो वो इस साल आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। डीम्ड इनकम फ्रॉम अदर सेक्शन 59 में आता है। सेम कॉन्सेप्ट है जो कि आपका डीम्ड पीजीबीपी का कॉन्सेप्ट है 41(1), 41(2) उसके जैसा ही है। तो ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का रिवीजन क्या होता है, समा